नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 7 के भूगोल के पाठ्यक्रम में पहला अध्याय जो कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में एक नई चीज़ आती है पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या है? पारितंत्र की परिभाषा यहाँ देख लेते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ में स्थानांतरण द्वारा संबंध है। देखिए, पारितंत्र क्या होता है कि जो शेर है वो बकरी को खाता है, बकरी घास को खाती है, और कीट पतंगे जो हैं वो बकरी को, शेर को मरने के बाद में जो मक्खियाँ वगैरह है या दूसरी चीज़ें खाते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो आपस में मेंटेन है वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पारितंत्र कहते हैं। जैसे जहां जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, उसको हम पारितंत्र कहते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। केरल में बारिश होती रहती है, तटीय इलाका है, समुद्र के तट का किनारा है, इसलिए तटीय इलाका इसलिए। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, देखिए, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पूरे साल बारिश होती रहती है, हल्की फुल्की बारिश होती रहती है, और मानसून का समय होता है तब बहुत भारी बारिश होती है। और दूसरा ऐसा स्थान है जहां बारिश होती ही नहीं है, या होती है तो बिल्कुल कम के बराबर होती है। तो ये सिस्टम जो है ये अपने हिंदुस्तान में, भारत में देखने को मिलता है। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट पदार्थ भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ये जो ऊंट है वो कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ दूसरे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो सांप, छिपकली और अनेक प्रकार के कीट पतंगे जो है वो भी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? देखिए, ऊंट है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां याक पाया जाता है। तो ये कारण क्या है? ये कारण है उस क्षेत्र की जलवायु की भिन्नता, मौसम की भिन्नता के कारण। तो क्या इन चीजों के बीच में संबंध है? तो बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। हम अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो वहाँ के लोगों का रंग सांवला होता है। क्योंकि वहाँ जो तटीय इलाका है या फिर समुद्र नज़दीक होने के कारण वहाँ वायु में आर्द्रता रहती है, तो बहुत सारे कारण है। गर्मी भी बहुत रहती है, ये भी कारण है। तो ये जो है पर्यावरण के कारण है। जबकि कश्मीर के लोग देखेंगे आप बहुत गोरे मिलते हैं। क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है, उस सिस्टम जो जलवायु है वहाँ की, और जो आसपास रहने वाली चीजें हैं, वो सारी चीजों पर निर्भर करता है। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जहां जीव जंतु मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, वही सिस्टम क्या है? वो पारितंत्र पर ही निर्भर करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से छोटे ताल का भी एक पारितंत्र होता है। यानी कि ये पारितंत्र जो है हर एक जगह अलग अलग होता है। घास के स्थलों में अलग पारितंत्र है, रेगिस्तान में अलग है, पर्वतों पर अलग है, झीलों में, नदियों में अलग है, महासागर में अलग है, और एक छोटे से तालाब की बात करें तो उसका भी एक पारितंत्र सिस्टम है, इकोसिस्टम जिसे कहते हैं। क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वे भी एक पारितंत्र बनाता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मनुष्य की जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसा वैसा परिवर्तन मनुष्य के हाथ में होता है, उतना वो अवश्य करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। अगर आप आदि मानव की देखें तो हमें तो बड़ी सर्दी लगती है, गर्मी में बड़ी गर्मी लगती है, लेकिन आदि मानव क्या था? अब सर्दी लगती है तो हम तो कपड़े पहन लेते हैं और बहुत सारे इंतजाम करते हैं। तो उस समय क्या था? उस समय तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को पर्यावरण या प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, इसलिए वो अपने आप को एडजस्ट उसमें कर लेते थे। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी।
समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के नए तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु चराना, पशु पालना तथा स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब ये वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय, विनिमय जिसको बोलते हैं आदान प्रदान। जब कोई व्यापार वस्तुओं के आदान प्रदान पर निर्भर करता है, हम नॉर्मल देखते हैं कि हमें दूध चाहिए तो दूध की दुकान पर पैसे देते हैं और हमने उसके बदले में हमने दूध ले लिया। शक्कर चाहिए, पैसे दिए, शक्कर ले लिए। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। तब क्या करते थे? तब किसान के पास अनाज होता है और वो जो है दूसरी जो वस्तुएं थी वो दूसरे लोगों से खरीदता, उसके बदले अनाज देता, या दूसरे अपने पास जो दूध घी होता उसके बदले में दूसरी अपने खाने पीने की या आवश्यकता की दूसरी वस्तुएं खरीदता। यानी किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसी दूसरी वस्तु को दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। तो फिर जो है बाद में धीरे धीरे वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ, यानी व्यापार का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति विश्व में, फिर अनाज बहुत भारी मात्रा में अनाज उपजाया जाने लगा। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। द्रुत यानी तेज हो गया। यानी जब कम्युनिकेशन की जो चीजें विकसित हुई, आपस में लोगों में संचार के साधनों के विकास हुआ, तो फिर क्या है, लोगों में संबंध और ज्यादा गहराता गया। और आज अगर हम देखें वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, हम विश्व के किसी भी भाग से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं, तो इसको वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये इन सारी चीजों का विकास हुआ, तो जायज सी बात है कि हमारे पारितंत्र में भी परिवर्तन आया। मित्रों, आपने सुना होगा, दोस्तों आपने सुना होगा, प्यारे बच्चों आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा भारत आए थे, और आपने चित्र भी देखा है। समुद्र के रास्ते केरल के कालिकट तट जो है वहां वास्को डी गामा 1498 में पहुंचे थे। और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि केरल में बहुत गर्मी होती है, तटीय इलाका है, तो उस समय आप उनका चित्र देखेंगे तो उसमें उन्होंने कोट वगैरह पहन रखे हैं, उन्होंने अपने सिर के ऊपर जो टोप वगैरह पहन रखा है। काफी वो जो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था, वो कहते हैं उस समय कि देखो ये इतनी गर्मी में कोट वगैरह पहन रखे हैं इसने। तो वो सारी चीजें क्या थी? वो ग्लोबलाइजेशन सिस्टम अगर आप देखें तो एक दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ आता तो हमारा कल्चर अलग है, हमारे जो रहन सहन का तरीका अलग है, हमारा खाना पीना अलग है। तो जब सारी चीजें मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी तो ये चीजें जो है आपस में घुलती मिलती गई, और मनुष्य ने जैसे जैसे अपनी आवश्यकताएं बढ़ाई वैसे वैसे उसने प्रकृति में भी परिवर्तन करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें जब हुई तो विश्व में के जो कामकाज है उनमें और तेज गति आई। तो तेज गति तो आई, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव हमारे पारितंत्र पर भी पड़ा है। जैसे आजकल एक भूमंडलीय तापमान जिसको हम कहते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके कारण है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पेड़ पौधे नहीं है, वन नहीं है, तो जो सिस्टम था वो सिस्टम बिगड़ रहा है। बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं कि वाहनों के धुएं से वहाँ का वातावरण जो है, वायुमंडल जो है वो प्रदूषित हो रखा है। तो ये सारी चीजें मनुष्य की जब आवश्यकताएं पड़ी तो जो पारितंत्र था, मनुष्य का इकोसिस्टम जो है, आसपास जो चीजें रहने वाली हैं वो उन चीजों में भी परिवर्तन हुआ है। क्या आप जानते हैं आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद क्यों करते हैं? सब पारितंत्र के हिसाब से, क्योंकि सर्दियों में हमें गर्म चीज खानी होती है और गर्मियों में हमें ठंडी चीज खानी होती है। वो हमें इंटरेस्ट, हमें जो है वो आनंद देती है, इसलिए हम ये सारा चीजें करते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। हमें भी इस पारितंत्र को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन वायुमंडल, जल, ये सारी चीजें जो ह्रास हो रहा है, इनमें जो है क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो हमें इन चीजों को भी बनाए रखना है। पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, जल का जो है सीमित प्रयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार का संकट ना हो। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी उसे आने वाली छुट्टियों के बारे में मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। आप भी अपने आसपास या आप जहां भी गए हैं वहां के बारे में आप याद कीजिए,
वहाँ के बारे में, वहाँ क्या क्या आपको अलग दिखाई दिया, वो सारी चीज़ें आप सूची बनाइए उनकी। ये था हमारा पाठ, और कुछ हमने इसमें अलग बातें यहाँ दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये पिछले शनिवार को जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में ये क्वेश्चन डाला गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो लगभग 130 लोगों ने उनका आंसर दिया है, तो लगभग सभी का सही है, 5 जून को मनाया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जब यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, यानी वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो कुछ आपने भी करना है, अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारियां प्राप्त करें कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से थे, और उस समय का पसंदीदा फल क्या था, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे किस तरह बिताते थे। ये सारी जानकारी आप अपनी नोटबुक में डाउन करेंगे, अपने किसी बड़े बुजुर्ग दादा दादी से, अपने ताऊ ताई से, या फिर अपने परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग आसपास में हैं उनसे आप पूछ करके ये सूचनाएं जरूर एकत्रित करेंगे, और उनके फोटो जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।